हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती परीक्षा पे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 के लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जिसमें आपको सबसे पहले प्रश्न रहेगा, उसके बाद उसका आंसर मिलेगा और उसके बाद उसका व्याख्यान यानी कि एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते हुए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक करवाया जाएगा। उसके बाद अगले एपिसोड 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक करवाया जाएगा। तो इसी तरीके से हम समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट हम प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? ऑप्शन नंबर ए वेतन, ऑप्शन नंबर 2 सेवा, ऑप्शन नंबर सी गर्व और ऑप्शन नंबर डी छात्रों का विश्वास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छात्रों का विश्वास। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके यानी उनके मतलब कि इनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं, बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या वो है? छात्रों का विश्वास। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा छात्रों का विश्वास। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक क्या? ऑप्शन नंबर 1 कानून, ऑप्शन नंबर 2 सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 खोज और ऑप्शन नंबर 4 मूल संकल्पना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिद्धांत। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है, मतलब आभास हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिद्धांत। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? पहला ऑप्शन नंबर 1 है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन नंबर 2 है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर 3 है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन नंबर 4 है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। इसके बारे में हम जानते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा एक कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। मतलब निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? तो वो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड और क्वेश्चन नंबर 3 है हीलियम, क्वेश्चन नंबर 4 है मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हीलियम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ग्रीन हाउस गैसेस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलक, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। तो अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? डेसिबल, ऑप्शन नंबर 2 है जूल, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूटन और ऑप्शन नंबर 4 है नैनो इकाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डेसिबल। डेसिबल में है ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि प्राप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डीबी साधारण तेज, 95 डीबी अत्यंत तेज और 120 डीबी से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा मापा जाता है? तो वह है डेसिबल द्वारा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है यू आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर 2 है लैपिज, ऑप्शन नंबर 3 है वी आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर 4 है जलप्रपात। तो इसका सही आंसर होगा यू आकार की घाटी। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है, इसलिए इसका नाम यू आकार की घाटी रखा गया है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया गया। इस आधार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार के घाटियों का निर्माण होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
ऑप्शन नंबर 1 है सुवर्णरेखा, ऑप्शन नंबर 2 है ताप्ती, ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा और ऑप्शन नंबर 4 है सिंधु। इसका सही आंसर होगा सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगरी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में जाकर गिरती है। तो निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो उसका आंसर होगा सुवर्णरेखा। और ताप्ती, नर्मदा और सिंधु कहाँ जाके गिरती है? तो अरब सागर में जाके गिरती है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, ऑप्शन नंबर 3 है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना और ऑप्शन नंबर 4 है उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, कि ये पता करना है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने जो दिया गया कार्य था शिक्षक द्वारा उसने पूरा क्यों नहीं किया, उसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करें, उसके कारण जानने की कोशिश करें, उसके बाद हम कोई डिसीजन ले। तो इसका सही आंसर होगा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। इसका व्याख्यान ये है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करते, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना है, न कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उस अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 2 भोपाल, ऑप्शन नंबर 3 इंदौर और ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भोपाल। भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो उसका सही आंसर होगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन नंबर 1 है काला सागर, ऑप्शन नंबर 2 है लाल सागर, ऑप्शन नंबर 3 है अरब सागर, ऑप्शन नंबर 4 है भूमध्य सागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी ही की एक खाड़ी है। तो निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 2 16 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3 है 30 मार्च और ऑप्शन नंबर डी 4 है 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया है। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिसोर्ट वाई वर्ल्ड यूनाइटेड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं कौन? तो प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं, ठीक। क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? वह होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब अगले प्रश्न में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 करता है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर 3 भूगर्भीय चक्र और ऑप्शन नंबर 4 है भू रासायनिक चक्र। इसका सही आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीव मंडल, वायुमंडल
स्थल मंडल, जल मंडल। जीव मंडल में ये तीनों आते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल में होते हैं। ऐसे ही जैव भू रासायनिक चक्र, इससे ही जैव भू रासायनिक चक्र करते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोल, ऑप्शन नंबर 2 डीजल, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर 4 कोयला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा पाया जाता है कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 भारत में, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर 3 है चीन में और ऑप्शन नंबर 4 है ब्राजील में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में जुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों में और तिब्बत में के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWE द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चीन में। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर 3 है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर 4। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है जापान, ऑप्शन नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर 4 है अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28 से 29 फरवरी तक होती है। यहाँ पे क्रिसमस की जगह पे क्रिसमस हुआ। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो है किस देश में क्रिसमस नहीं हो, यहाँ पे क्रिसमस होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कब से कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी तक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन नंबर 1 है सांप, ऑप्शन नंबर 2 है हाथी, ऑप्शन नंबर 3 है गैंडा और ऑप्शन नंबर 4 है शेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शेर। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 14 से 24 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व की का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शेर। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है कैक्टस, ऑप्शन नंबर 2 है महोगनी, ऑप्शन नंबर 3 है फर और ऑप्शन नंबर 4 है चंदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इसके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 जो है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर 2 मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण से और ऑप्शन नंबर 4 जल प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर संबंधित किससे है? ध्वनि प्रदूषण से।
ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पत्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो ग्रीन मफलर आपको पता चल गया क्या होता है, और इसका सही आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी है, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य है, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर 4 है शुक्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्य है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 2 सूर्य। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटोन, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन नंबर 1 बुध, ऑप्शन नंबर 2 वरुण, ऑप्शन नंबर 3 शनि और ऑप्शन नंबर 4 शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शनि। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसीलाडू, तेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोवे है। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं होते। वरुण, नेपट्टून के 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख है। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा शनि। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन नंबर 1 है जट्रोफा, ऑप्शन नंबर 2 है कपास, ऑप्शन नंबर 3 है गन्ना और ऑप्शन नंबर 4 है आलू। तो निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जट्रोफा। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा उत्पादक है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तथा जो अवशेष बचता है, इसे बिजली पैदा की जा सकती है। जट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो इसका सही आंसर होगा जट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1986, ऑप्शन नंबर 2 1982, ऑप्शन नंबर 3 1992 और ऑप्शन नंबर 4 है 1996। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1986। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो पर्यावरण अधिनियम कब पास हुआ था? 1986 में। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इसी अधिनियम में 26 धाराएं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया था। तो इसका मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 हिमनदों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और ऑप्शन नंबर 4 वनों में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ऑप्शन नंबर 2 शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, ऑप्शन नंबर 3 है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम और ऑप्शन नंबर 4 है सवाना बायोम। तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों द्वारा पाए जाते हैं। वन्य जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 26 में जो है निम्नलिखित में किसे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन नंबर 4 लैटेराइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलो में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी की सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। और काली मिट्टी में किसी खेती की जाती है, तो इसका आंसर होगा कपास। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन नंबर 1 है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 2 है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर 3 है आयन मंडल और ऑप्शन नंबर 4 है मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समताप मंडल। समताप मंडल प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। तो वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल यानी कि ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल का वेग, ऑप्शन नंबर 2 जल की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर 3 है जल की प्रचुरता और ऑप्शन नंबर 4 है जल के तापमान। तो इसका सही आंसर होगा जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में किस सुधार हेतु था? तो जल की गुणवत्ता को सुधार करने हेतु, जिसे राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है देवदार, ऑप्शन नंबर 2 है नीम, ऑप्शन नंबर 3 है चीड़ और ऑप्शन नंबर 4 है ओक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नीम। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर 2 नीम। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम अजाडिराक्टा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरा आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम कल, जिसमें आपको हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक करवाएंगे। और इस तरीके से जो सीरीज है 1500 क्वेश्चन तक चलता रहेगा, जो आपको डेली मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का PDF चाहिए आपको, तो आपको टेलीग्राम चैनल शिक्षक भर्ती परीक्षा ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।